पिछली मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को पीवाईक्यू के फॉर्म में हम देखेंगे। जैसा भी आपका हेडिंग भी विजिबल है कि भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय से रिलेटेड टॉपिक को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो है करीब 2 वीडियो आएंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश से जो है वो साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये जो है वो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में। भारत में जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को जो है वो माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा वह जो है वो राजनीतिक रूप शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। कौन? तो अंग्रेज। जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल जो रहे थे, तो ये जो है वो आपका रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही हो जाएगा। आपका सही कथन बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में हम देखेंगे चीज़ों को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया, जिसमें जो है वो गवर्नर जनरल यानी अध्यक्ष के रूप में जो है वो गवर्नर जनरल होते थे और 4 पार्षद जो है वो नियुक्त किए गए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग तथा आपका पार्षद जो थे वो आपका फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन और वॉरविल थे। 4 हो जाएंगे का नाम अधिनियम में ही लिख दिया गया था, इसीलिए पहला आपका कथन असत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम देखेंगे। आपका लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है वह संस्तुत दौद सरकार में क्या जो है उपबंधित था, तो ये जो है वो आपका कंपनी राजकोषीय मामले को देखेगी और शेष सभी मामले जो है वो भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में जो है वो प्रस्तुत द्वादश शासन के तहत कंपनी ने दीवानी का अधिकार अपने पास रख लिया तथा निजामत का जो है दायित्व भारतीय शासकों पर छोड़ दिया। दीवानी अधिकार के तहत जो है वो कंपनी राजकोषीय मामलों को देखती थी। 1772 ईस्वी में जो है वो गवर्नर जनरल द्वारा द्वादश शासन को समाप्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अगले हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल में द्वादश शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 1772 की जो है वो हेस्टिंग योजना के बारे में जो कौन से कथन सही है, तो देखते हैं हम डियर। यहाँ पे पहले कथन में बताया जा रहा है कि प्रत्येक जिलों के लिए एक दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत होनी थी, तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन में बताया जा रहा है कि देशीय आपका निर्धारक जो हिंदू और इस्लामिक विधियों में कुशल थे न्यायाधीशों की जो है सहायता करते थे, तो दूसरा कथन भी सही होगा। तीसरा है कि सदर दीवानी अदालत पुख्ता जो है वो रुपये 10,000 मूल्य से अधिक के वाणिज्यिक मामलों को निपटाने के लिए होती थी, तो ये आपको गलत हो जाएगा। चौथा है कि इन अदालतों ने कोई जो है प्रक्रिया संबंधी सुधार लागू नहीं किया, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 और 2 जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल रूपरेखा पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवान और एक जो है वो फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई। ये जो है वो आपका एवरी डिस्ट्रिक्ट पे किया गया था और हिंदुओं पर हिंदू विधि और मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। यहाँ पर 500 रुपये तक के जो मुकदमे सुने जाते थे उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत में अपील हो सकती थी, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के प्रधान और 2 अन्य सदस्य होते थे। आगे देखते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गवर्नर जनरल अंग्रेजी के जो है वो अतिरिक्त अरबी, फारसी, बंगाली भाषा का जानकार था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स ही था, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग को साहित्य में बहुत अधिक रुचि थी। उसने जो है वो प्राचीन विधाओं तथा साहित्य को संरक्षण दिया। वह जो है अरबी, फारसी जानता था और बांग्ला भाषा आपका बोल सकता था।
उसने चार्ल्स विल्किंसन के जो है गीता के प्रथम अनुवाद की जो प्रस्तावना लिखी। वारेन हेस्टिंग्स ने ही जो है वो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। रिंग फेंस की जो नीति का भी जो है वो संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था, जिसके तहत अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट बनाने का जोर दिया गया। कार्यकाल जो है वो समाप्त होने के बाद इस पर जो है वो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बंगाल के द्वैध शासन को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि रिंग फेंस का जो है संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पर जो है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो संसद में जो है वो आपका संबंधित है, सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की जो है वो प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी जो है वो को-वैनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया था। तो सिविल सेवा का सृजन किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, तो सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में, कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवाओं का जो है वो जन्मदाता था। इस सेवा में 1853 ईस्वी में जो है वो ईस्वी से प्रतियोगितात्मक जो है वो परीक्षा होने लगी। यह प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 ईस्वी से जो है यह भारत में भी होने लगी। 1863 ईस्वी में जो है प्रथम भारतीय आईसीएस आपका जो है वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे तब उन्हें जो निलंबित कर दिया गया था। अरविंद घोष घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर सके थे, जबकि जो है वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बावजूद त्यागपत्र दे दिया था। भारत में लोक सेवा आयोग की जो है वो स्थापना ली कमीशन की सिफारिशों पर 1926 में हुई थी। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताएंगे, भारतीय लोक सेवा का जो है प्रवर्तन किया था तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो 1786 के एक्ट से मिला था, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी जो है काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, और ब्रिटिश सरकार ने सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। भारत में गवर्नर जनरल का पद जैसा मानने के पूर्व कॉर्नवालिस ने आपका स्पष्ट कर दिया था कि उसे मुख्य जो है वो सेनापति पद के साथ साथ परिषद की जो है वो निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिले, यानी जो है वो आपका गवर्नर जनरल है। ठीक है, कॉर्नवालिस ने ही जो है वो रद्द किया था और स्पष्ट कर दिया। तो उसके अलावा जो है कॉर्नवालिस के ही जो है काल में 1789 ईस्वी में बंगाल में दासों के निर्यात को जो है रोक दिया गया। कॉर्नवालिस का मानना था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, और कॉर्नवालिस की मृत्यु मृत्यु जो भारत में हुई थी उसे गाजीपुर में दफनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 1789 से, तो आपका भी सही हो जाएगा। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो कथन थे, तो ये सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो आपका यूपी के गाजीपुर में है, तो ये सही हो जाएगा। जॉन शोर की जो है वो नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो आक्रामक जो है वो हस्तक्षेप की नीति जो है वो शोर की जानी जाती है, तो डी सही हो जाएगा। हस्तक्षेप न होने की जो है वो नीति की उत्पत्ति का आधार पिट्स इंडिया एक्ट से प्राप्त होता है। उसके एक धारा के जो अंतर्गत घोषित किया गया था कि भारत में विजय और साम्राज्य विस्तार की योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करना इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीति के विरुद्ध है। इस जो एक्ट के बनने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था। जो है वो उसके बाद सर जॉन शोर जो है प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसने वास्तव में इस हस्तक्षेप न करने की नीति का जो है पूर्ण पालन किया। उसने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों के पुराने मित्र हैदराबाद के निजाम को जो है सहायता देने से इनकार कर दिया। राजपूत जो है वो राजपूत राजस्व अंग्रेजी संरक्षण को हटा दिया और प्रयत्न किया कि अंग्रेजों को किसी भी जो है भारतीय नरेश के पारस्परिक झगड़े में न फंसना पड़े। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने जो है भारत के जो है वो देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए जो है रेखांकित किया जाता है?
तो ये स्पेशली सर जॉन स्टुअर्ट थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगला। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई जो है वो सहायक संधि आपका व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो कथन पहले पढ़ते हैं और फिर जो है एलिमिनेट करेंगे। तो पहला कथन है कि दूसरों के जो है खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, तो बिल्कुल ये सहायक संधि की थी। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तो ये भी सही था। कंपनी के लिए जो एक नियत आय का प्रबंध करना, ये सही नहीं था। भारतीय रियासतों के जो है ऊपर जो है वो ब्रिटिश सर्वोच्चता आपका स्थापित करना, तो ये भी सही हो जाएगा। सी सही नहीं है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। देख सकते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वेलेज़ली जो है 1798 से 1805 ईस्वी ने इसका जो है कार्यकाल रहा था वेलेज़ली का। तो वेलेज़ली ने जो है भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का जो है प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की शिष्टता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। इस संधि के द्वारा जो है वो कंपनी को आपका निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। इससे कंपनी को जो है वो आपका इससे कंपनी को भारतीय राज्य के व्यय पर जो है वो महान सेना मिल गई। युद्ध का भार जो है कंपनी के वित्तीय साधनों पर नहीं पड़ता था। अगला देख सकते हैं, इस प्रणाली से कंपनी भारत में फ्रांसीसी चालों को विफल करने में पूर्णतः आपका सफल हो गई। अगला देख सकते हैं, कंपनी को बहुत सा जो है वो आपका प्रभुसत्ता पूर्ण आपका प्रदेश मिल गया और इसका साम्राज्य आपका फैल गया। उपरोक्त जो है वो विकल्पों में जो है वो आपका सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना है, सही नहीं है। आगे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि प्रथा की निबंधन और शर्तों में शामिल नहीं था। आगे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहले कथन में पढ़ा जा रहा है कि ब्रिटिश जो है वो अपने मित्र की संरक्षा करेंगे, बिल्कुल सही है। मित्र अन्य शासकों के साथ समझौता करने या जो है युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थे, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, मित्र के राज क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात रखा जाएगा, तो ये भी आपका सही है। और आपका जो है अगला है कि अगर मित्र को ब्रिटिश से सशस्त्र सैन्य दल के रखरखाव के लिए संसाधन मुहैया कराने होंगे, तो ये बाकी अन्य सबसे सभी सही है, बी सही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि की जो है वो प्रमुख शर्तें निम्न थी। भारतीय राजा के दरबार में एक जो है वो अंग्रेज रेजिमेंट रखना। दूसरा जो है वो ऑप्शन में बताया जा रहा है दूसरे पॉइंट में कि भारतीय राजा को अंग्रेजी कंपनी की अनुमति के बिना किसी देशी या विदेशी राज्य से जो है वो समझौता या युद्ध करने की छूट नहीं होगी। भारतीय राजा के राज्य में एक ब्रिटिश सैन्य दल रखा जाएगा, जिसका जो है खर्च राजा देगा और नियंत्रण कंपनी के पास आपका होगा। अगला देखेंगे, पॉइंट में बताया जा रहा है कि कंपनी राजा पर जो है प्रत्येक आक्रमण के समय रक्षा प्रदान करेगा। कंपनी कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संधि के जो है तहत संबंधित राजा कंपनी की अनुमति के बिना किसी विदेशी को राज्य में सेवा में नियुक्त नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 21 नंबर प्रश्न में देखिए, बताया जा रहा है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा अभिकल्पित जो है वो सहायक संधि के बारे में जो है कौन सी कथन सही नहीं है। यहाँ पे पहला है कि ब्रिटिश सत्ता के जो है वो साथ सहायक मैत्री करने वाले राज्य क्षेत्र अपने आंतरिक और बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे, तो आपका जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक वो नहीं देखते थे। मित्र राज्य के लिए जो है वो मित्र राज्य के राज्य क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य बल तैनात किया जाना, तो बाकी ये भी सही है। तीसरा है कि मित्र राज्य द्वारा अपने जो है राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश सैन्य दल के निरीक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाना, तो ये आपका सही है। अगला है कि मित्र राज्य को अन्य शासकों के साथ समझौते करने के लिए ब्रिटिश सत्ता की अनुमति चाहिए, तो आपका आने सही है, ये सही नहीं है। आगे देख सकते हैं, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने जो है भारतीय नरेशों की किसी जो है वो चीज को नियंत्रित नहीं किया था। तो चलिए आगे देखते हैं, हम ऑप्शन के अनुसार इसको एलिमिनेट करेंगे। उसकी जो है वो सेना, तो ये थी। उसके जो है वो उनके राजस्व प्रशासन जो है नहीं देखा गया था। उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध थे और इन जो है वो सभी चीज़ें थे, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। यानी जो है वही नहीं देखते थे, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि कौन जो है वो आपका नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है लॉर्ड वेलेज़ली के सहायक संधि की एक विशेषता नहीं थी। तो किसी बाहरी खतरे से आपका संधिबद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जिम्मेवार थे, तो ये सही आपका हो जाएगी।
दूसरा है देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के जो है सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरे से अकेले निपटना होता था, तो संधिबद्ध राज्य को आंतरिक खतरे से अकेले नहीं निपटना होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जो आपका विशेषता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला भी पॉइंट देख लेते हैं, डियर कॉनकॉर्ड जो है वो सत्य है। संधिबद्ध राज्य को उसके क्षेत्र में आपका स्थित ब्रिटिश सैन्य दल की आवश्यकताओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने होते थे, ये सही है। बिना ब्रिटिश शासन की जो अनुमति के संधिबद्ध राज्य किसी जो है दूसरे राज्य से कोई समझौता नहीं कर सकता। तो बाकी सभी सही है, बी सही नहीं है। यहाँ देखेंगे अगले प्रश्नों में। यहाँ पे अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस के बारे में सही नहीं है। ये वेलेस्ली द्वारा निरूपित किया गया था। अगला है कि ये ब्रिटिश सेना सम अनुषंगी राज्य में जो है वो नियुक्त की गई थी, तो ये भी सही है। अगला देख सकते हैं कि यह जो अनुषंगी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था, तो ये सही नहीं है। अनुषंगी राज्यों में जो है ब्रिटिश से जो है वो रेजिमेंट तैनात किया गया था, तो बाकी अन्य सही है, लेकिन आपका सी सही नहीं है। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि के बारे में, तो सी आपका सही हो जाएगा डियर। देख भी सकते हैं, आगे देखेंगे हम। सहायक संधि व्यवस्था जो थी, जिसको हम लोग सब्सिडरी अलायंस बोलते थे, किसके द्वारा अभिकल्पित की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वेलेस्ली के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलेस्ली के जो है वो शासन के 6 वर्षों में कंपनी के कुल व्यय का जो है वो 42.5% हिस्सा सेना के लिए था, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख रहे हैं, वेलेस्ली के लिए प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे और इनका जो है भारतीय शासक परिवारों के व्यावसायिक और जो है वो सैन्य मामले में कोई लेना देना नहीं था, तो ये आपका सही नहीं है। पहला आपका कथन जो है वो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली का अगर कार्यकाल की बात करें तो 1798 से 1805 का रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की आपका जो है नीति 1798 में प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम हैदराबाद के जो है निजाम ने इसे स्वीकार किया। इस तरह वेलेस्ली के पूर्व जो है कंपनी का उद्देश्य केवल व्यवसायिक हितों को साधना था, लेकिन वेलेस्ली के काल में प्रशासनिक के उपाय केवल कंपनी के मामलों तक सीमित नहीं रह गए, वरन वह जो है वो भारतीय शासकों के सैन्य और अन्य आपका मामलों में हस्तक्षेप भी कर रहा था। वेलेस्ली के शासन काल में जो है वो कंपनी के कुल व्यय का आपका 42.8% हिस्सा सेना के लिए था, और जो है वो वेलेस्ली के लिए जो है वो प्रसारवादी रवैये ने वेलेस्ली के प्रसारवादी रवैये ने जो है वो सैन्य खर्चों को आपका बढ़ा दिया। इसी तरह जो है नेपोलियन के आक्रमण का भी भय था, जिसे रोकने के लिए उसने सहायक संधि का प्रयोग लिया, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली वन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी असत्य है। प्रश्नों में देखेंगे, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के जो है वो सामने यूरोप में सब राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे दिए गए जो है गवर्नर जनरलों में से जो है वो किस एक ने जो भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत जो है राज्यों से सहायक संधि करने का जो है वो आपका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए हम पॉइंट के वाइज देखेंगे यहाँ पे। तो स्पेशली जो है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, तो डी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय राजपूतों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था। हेस्टिंग्स जो है वो मराठों को समाप्त करना चाहता था, तब वह जो है वो राजपूत रियासतों को अपना मित्र और मराठों को जो है वो प्राकृतिक दुश्मन यानी शत्रु मानता था। अगला देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा जो है वो सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो अवध का नवाब जो है सम्मिलित हुआ था, तो भी सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा जो है वो प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से ही आपका की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के जो है बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और जो है अवध के नवाब ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। वेलेस्ली ने सहायक संधि को अंग्रेजी राज्य के विस्तार का जो है साधन बनाया। वेलेस्ली द्वारा विकसित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। अगला हम देखेंगे, सहायक आपका संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक
था तो आपका हैदराबाद का निज़ाम था। ऊपर जो आपने देखा तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली सर्वप्रथम सहायक संधि सम्मिलित था शासकों में। तो ये जो है वो दोनों अलग-अलग क्वेश्चन याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो अवध का नवाब हो जाएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक तो आपका अवध का नवाब हो जाएगा, ठीक है? तो आप सही कर लीजिएगा इसको। अगला है बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो स्पेशली हम देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था, तो हैदराबाद के निजाम ने किया था, जोधपुर के राजपूत राजे ने भी किया था, मैसूर के जो शासक ने भी किया था, इंदौर के होलकर राजे ने नहीं किया था, तो बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सहायक संधि जो है वह प्रणाली गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 से 1800, मैसूर जो है वह 1799, तंजौर जो है 1799, अवध 1801, पेशवा जो 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर आदि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला हम देखेंगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम जो है वो भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की जो है वो भारतीय लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो हैदराबाद का जो है निजाम था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है राजपूत राज्यों में से कौन सा सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक जो है प्रभाव में आया, तो जोधपुर हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे जो है वो मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों को एक संघ था, एक जो है वो महासंघ था। पूना का जो है वो पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोसले। पेशवा इस महासंघ का एकमात्र जो है वो प्रमुख था। ये सभी सरदार आपसी झगड़ों में कटमर रहे थे और बढ़ते हुए अंग्रेजों के खतरे से बेखबर थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है बार-बार पेशवा और सिंधिया के आगे सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूरदर्शी नाना फडणवीस ने इस जाल में फंसने से इनकार कर दिया। लेकिन 25 अक्टूबर 1802 में दिवाली के दिन होलकर ने जो है पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को हरा दिया, यानी होलकर ने। तो कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय भाग करके जो है वो अंग्रेजों की शरण में पहुंच गया और यहाँ पे जो है वो 1802 में बेसिन की जो है वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता। तो किसने हराया था? तो होलकर जो है वो आपका पेशवा सिंधिया को हरा दिया था, मिलीजुली सरकार थी। यहाँ देख सकते हैं कि वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे चलिए हम पहले यहाँ पे जो है वो स्पेशली डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, तो आप चाहे तो अन्य ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित कलकत्ता में लॉर्ड विलियम ने किया था। इस जो है कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशासनिक सुलभता के लिए स्थानीय भाषाओं तथा आपका भारत की ज्ञान मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति, धार्मिक जो है वो ज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करना था। अगला देखेंगे बिलौर का जो है वो विद्रोह किसे आपका गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो ये जो है वो सर जॉर्ज आपका बार्डलो के समय हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। बिलौर में जो है वो सिपाही विद्रोह 1806 में आपका गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्डलो के समय हुआ था। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि भारत जो है वो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके जिसके शासनकाल में हुआ था, तो वह है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। वर्ष 1814 से 1816 की अवधि में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल 1813 से लेकर के 23 के रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के। तो नेपाल युद्ध हुआ था। वर्ष आपका 1816 यानी मार्च के मंथ में संगोली की संधि हुई थी, याद रखेंगे। यहाँ पे जो वारेन हेस्टिंग्स भी दिया रहेगा, तो याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस संधि के परिणाम स्वरूप गढ़वाल है कुमायूं तराई के भू प्रदेश अंग्रेजों को मिले। नेपाल ने सिक्किम से जो है वो अपना अधिकार छोड़ दिया। नेपाल सरकार ने काठमांडू में अंग्रेजी रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। इससे अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडाउन, पौड़ी और नैनीताल स्थान मिले थे। चलिए आगे देखते हैं। तो सुगौली की संधि हुई थी, तो 1815 यहाँ पे दिया हुआ, तो डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे अगर 1816 रहता तो डी सही होता, इसीलिए स्टार मार्क है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे जो है वो ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली विलियम बेंटिक था, इसीलिए स्टार मार्क ई हो जाएगा। भारत पे जो है ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक जो है इकाई के रूप में तब आपका शुरू हुई जब 31 दिसंबर 19 आपका जो है 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया था। तो डेट भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम जो है पुनः बदल करके भारत का गवर्नर जनरल आपका कर दिया गया, जो पहले आपका बंगाल का था। भारत के जो है वो पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना था। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित अधिकारी का संबंध जो है वो ठगी के दमन से था, तो आपका स्लीमैन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आपका जो कर्नल स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। स्थानीय रियासतों को भी जो है इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के जो है वो बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का जो है वो विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। अगले प्रश्नों में देखेंगे, तथाकथित आपका कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो ये विलियम बेंटिक हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं किस गवर्नर जनरल ने जो है वो भारत में ठगी का अंत किया, तो ये भी बेंटिक ही हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। किसने आपका कहा था कि बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में जो है वो ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी, तो ये जो है लॉर्ड मेकाले हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि विलियम बेंटिक को आपका 1828 में लॉर्ड एमहर्स्ट का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, यानी एमहर्स्ट के बाद जो है विलियम बेंटिक आया। बेंटिक एक कट्टर उदारवादी था और वह जो है उन्हीं आदर्शों से प्रेरित हुआ जिनसे इंग्लैंड में सुधार के युग का सूत्रपात हुआ। लॉर्ड मेकाले के प्रशंसात्मक शब्दों में यानी जो है वो स्पेशली उनका प्रशंसा किया, जो कलकत्ते में उसकी जो प्रतिमा पर खुदे थे। बेंटिक ने जो है प्राच्य स्वेच्छाचारिता में अंग्रेजी स्वतंत्रता की भावना को भर दिया। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, चार्ल्स आपका मेटकॉफ इन दिनों भारत का आपका जो है वो गवर्नर जनरल था। टाइम पीरियड जो है मेटकॉफ का 1835 से 36 का रहा है, तो ये सही हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद 1800 आपका 35-36 तक जो है वो इसका टाइम पीरियड है, भारत का स्थापन गवर्नर जनरल था, यानी बेंटिक के बाद आया था। उसने जो है वो भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिए। इसे जो है वो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता आपका कहा जाता है। इसी के समय आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। मेटकॉफ ने ही आपका कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में, तो निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया, तो चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र है, तो ये मेटकॉफ हो जाएगा। तो 1835-36 का टाइम पीरियड मेटकॉफ का रहा है। चलिए आगे देखेंगे, किस जो है वो गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम में किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। 1842 ईस्वी में एलनबरो की जो है वो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति हुई। एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को जो है सिंध में कंपनी का रेजिमेंट नियुक्त किया था। उसे असैनिक और सैनिक जो है शक्तियों के अधिकार भी दे दिए गए थे नेपियर को। नेपियर ने अगस्त 1843 में जो है वो सिंध के उत्तराधिकार संघर्ष का फायदा उठा करके जो है वो सिंध को पूर्ण रूप से आपका ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एलम्बरो के ही जो है काल में भारत में जो 1843 के एक्ट के तहत आपका दास प्रथा को समाप्त किया गया। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है अगले प्रश्न में,
कि निम्नलिखित में से किस जो है गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलम्बरो हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सिंध जो है विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलम्बरो हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जोड़ी यानी गवर्नर जनरल और घटना सुमिलित है? तो लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा, अन्य सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सी देख सकते हैं। यहाँ पे बताया कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का था, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जेम्स एंड्रयूज आपका जो है वो रैमजे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। लॉर्ड आपका डलहौजी भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही जो है भारत में पहली बार आपका 1853 में आपका मुंबई ए से लेकर के थाने के मध्य रेलगाड़ी चली। पहली आपकी यात्री रेल जो है वो 1854 में कलकत्ता से हुगली के बीच चली थी। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो ये जो है वो आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी जिसका टाइम पीरियड 1848 से 1856 ने की थी। भारत में जो है अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित देने में जो है बहुत आपका योगदान था। लॉर्ड डलहौजी के सुधारों में सैनिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, रेलवे विभाग, विद्युत जो है तार, डाक सुधार, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि शामिल है। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। डलहौजी को जो आधुनिक भारत का निर्माता आपका जो है माना जाता है, क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई जो है क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी जो है सुधार योजनाओं में से एक नहीं थी? तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से सुधार थे। तो शैक्षणिक सुधार थे, रेल मार्गों का निर्माण, तार और जो डाक सेवाओं की सुधार भी थी, लोक निर्माण विभाग भी था, भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम जो है नहीं था। आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि लॉर्ड जो है वो डलहौजी जिसका टाइम पीरियड 1848 से लेकर के 56 तक की रही है, भारत में जो ब्रिटिश राज्य का गवर्नर जनरल था। इसका शासनकाल व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए प्रसिद्ध है। इसने जो है वो भारत में शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच के द्वारा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किया। इसने 16 अप्रैल 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेल बम्बई और थाने की भी चलवाई। इसलिए डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। और 1854 में पोस्ट ऑफिस आपका एक्ट पारित कर भारत में पहली आपका बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो है वो स्थापना, लोक सेवा आपका विभाग की स्थापना 1854, भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन तथा कलकत्ता आगरा के बीच तार सेवा शुरू की। लॉर्ड डलहौजी को भारत में जो है विद्युत तार का प्रारंभकर्ता आपका कहा जाता है। इन सुधारों के कारण डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आगे देखेंगे भारत में विद्युत तार का जो जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी है? तो लॉर्ड डलहौजी, ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में किस कंपनी ने आपका जो है वो सर्वप्रथम भारत में जो है वो आपका रेल सेवा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बी सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की, जो 1853 में जो बम्बई से थाने के मध्य चली थी। चलिए आगे देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य अपहरण नीति के बारे में कौन सा सही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप कथनों को पढ़ सकते हैं, अन्य को यहाँ पे डीजे सही हो जाएगा। इसने जो है वो भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य जो है वो बना दिया।
अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित जो है वो न हुआ हो। डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके जो है राज हड़प नीति के कारण जो है अधिक याद किया जाता है। इस नीति के द्वारा भारतीय राज्य का जो है समामेलन यानी विलय उस दशा में अनिवार्य बना दिया जब ब्रिटिश सरकार संबंधित रियासत के गोद लेने को अनुमोदित कर जो है वो अनुमोदित न करे और उत्तराधिकारियों के जो है वो भाव में 17 1848 ईस्वी में जयपुर और संबलपुर 1849 में बघाट 1850 में झांसी 1853 और नागपुर जो है वो 1854 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। यह जो है वो यहाँ डलहौजी द्वारा राज्य अपहरण की नीति केवल आपका हिंदू राज्य पर ही लागू किया गया था। आगे देख सकते हैं गोद प्रथा निषेध का जो है वो संबंध किस पर लागू किया गया था तो सिर्फ सिंधु हिंदू जो है वो आपका राज्यों पर, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे, डिटेल नहीं है आगे देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने लक्ष्मीबाई के पति को मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, तो लॉर्ड डलहौजी था। तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव को जो है वो कि कोई संतान नहीं थी। उनकी जो है वो मृत्यु 20 नवंबर 1853 में हो गई थी। अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने आनंद राव नामक बालक को जो है वो गोद ले रखा था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने इस दत्तक पुत्र को जो है स्वीकार नहीं किया। उनकी जो है वो विधवा रानी लक्ष्मीबाई को हटा करके 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है अपने कब्जे में कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो कंपनी के अधीनस्थ हिंदू राज्य शासकों के लिए गोद लेने हेतु निश्चित नियम बनाए और उनके उत्तराधिकार के प्रश्नों को नियंत्रित कर जो है वो कंपनी के साम्राज्य विस्तार के विलय आपका नीति हड़प नीति की योजना अपनाई। इस नीति को जो है गोद निषेध की भी जो है संज्ञा दी जाती है। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में तो निम्नलिखित में से किस विलय की नीति जो है नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो ये जो है वो आपका विलय की नीति जो है वो आपका डलहौजी ने किया था। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, तो ये स्पेशली आपका जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है राज क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना जो है वो मेन इनिशिएटिव था, तो डी सही था। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में राज्य अपहरण की नीति का प्रारंभ 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने किया। इस नीति का जो है उद्देश्य अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्रीय सीमा को बढ़ाना था। व्यपगत नीति के तहत जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल राजा थे 17 1848 जैतपुरा बघल संबलपुर 1819 1849 जैतपुरा संबलपुर, उसके अलावा बघाट 1850 उदयपुर जो है वो आपका 1852 आपका जो है झांसी 1853 नागपुर 1854 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जो है राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम राज्य में मिला लिया गया तो 17 हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संबलपुर सतारा अवध और झांसी से संबंधित जो है आपको बताना है कि किस वर्ष जो है वो उनका विलय हुआ था, तो आपका जो है संबलपुर जो है 1849 में हुआ था। सतारा जो है वो 1 साल पहले ही हो गया था, तो 1 हो जाएगा। अवध जो है वो आपका 1856 में और झांसी जो है 1853 में हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आपका सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 2 1 4 3 आपका बी सही हो जाएगा। बघाट रियासत का जो है वो ब्रिटिश पे विलय कब हुआ था, तो 1800 आपका 50 में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अधोलिखित जो है सुमिलित बताना है, तो अवध का जो है विलय आपका 1856 में हुआ था, आपका सी सही हो जाएगा। अन्य सही नहीं है। देख सकते हैं कि जो है संबलपुर 1800 जो है वो 1848 1849 और आपका 1853, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 3 2 1 सही हो जाएगा, तो 3 2 1 सही हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डियर, ऊपर में भी आप अगर याद रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 17 1800 क्या था कि 48 ही था और संबलपुर 1849। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे जो है वो बार बार आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं और रिवीजन भी हो जाता है पीवाईक्यू के रूप में।
विलय का सिद्धांत के तहत आपका निम्नलिखित राज्य के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 है, उसके बाद जो है वो 17 1848 हो जाएगा, और बघाट 1850 हो जाएगा, और आपका जो है वो झांसी हो जाएगा। उदयपुर के बाद क्या हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, 1852 है हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1853 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1, 3, 4 और आपका जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डॉक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं दिया था, तो ये करौली हो जाएगा। तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डलहौजी ने अपने हड़प नीति के अंतर्गत राजपूत राज्य करौली 1855 को हस्तगत करने का निर्णय लिया था, जिसे जो है वो डॉक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ। तो जेम्स आउटरम हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 1854 में जो है कर्नल स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को जो है लखनऊ का रेजिमेंट बनाया गया। आउटरम से जो है वो अवध के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया, और इसकी जो है रिपोर्ट के आधार पे कुशासन का आरोप जो है वो कर अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। आगे देख सकते हैं प्रश्नों में कि ब्रिटिश द्वारा जो है वो कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक का जो है वो शासक हटा दिया गया था। तो अवध को हटा दिया गया था 1856 में, ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है वो स्लीमैन था, तो डी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में एमपीपीसीएस में पूछा भी गया है। 1848 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन को जो है लखनऊ में रेजिमेंट के रूप में भेजा गया। स्लीमैन ने कुशासन के विस्तृत विवरण आपका भेजे, परंतु स्लीमैन विलय के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि प्रशासन का अधिक से अधिक कार्य जो है अंग्रेजों द्वारा आपका ही चलाया जाए। इसका विचार था कि यदि हम जो है वो अवध का विलय कर लेते हैं तो हमारे नाम पर जो है कलंक लग जाएगा, और हमारे जो है नाम हमें 1 दर्जन अवधों से भी अधिक प्रिय है। हम एक देव के समान हैं, और यदि हम अपनी जो है वो शक्ति के देव के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तो हम सारे भारत की दृष्टि से जो है वो गिर जाएँगे। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि सिक्किम का जो है भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, तो सी सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है वो अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई जो है वो महत्वपूर्ण सफलता इस प्रकार है। यहाँ देख सकते हैं कि द्वितीय जो है आंग्ले अरसी की युद्ध की बात करें 1848 से 49 हो जाएगा, तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 हो जाएगा। ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह को जो है पेंशन दे दी गई, और इस युद्ध के जो है विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, और यह युद्ध जो है प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। आगे देख सकते हैं। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी जो है डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया। 1850 में, बिल्कुल सही। लोअर वर्मा तथा पीगू का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय आपका अंग्रेज डलहौजी के समय ही आपका किया गया। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही कथन हो जाएगा। कथन कारण के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहले कथन में बताया जा रहा है, कथन 1 है कि 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को उनके क्षेत्र में कुशासन होने के तर्क पर गद्दी से उतारकर कलकत्ता आपका निर्वासित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि नवाब पर यह आपका वियोग था कि वे जो वो विद्रोही मुखिया और तलुकदारों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रहे हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा। तो देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी अवध को हड़पने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। उसने पहले तो नवाब पे आरोप लगाया कि वह जो विद्रोही मुखिया और तालुकदारों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रहा है। फिर नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर के नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। अवध का विलय जो है डलहौजी की सबसे जो है वो गंभीर राजनीतिक भूल थी, इसलिए कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? तो अवध का अधिग्रहण था, तो डी सही हो जाएगा।
आगे हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि 1856 में अवध जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में जो है वो सम्मिलित नहीं आपका किया गया होता, यदि आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो अवध के जो है नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1856 में जो है अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में समायोजित नहीं किया गया होता, यदि अवध के जो है नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता। अवध का विलय कुशासन का आरोप लगा करके जो है वो अवध का विलय जो है कुशासन का आरोप लगा करके आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। उस समय अवध का जो है नवाब वाजिद अली शाह था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया, तो 1856 में सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस जो है वो आधार पर किया गया, तो कुशासन का आधार पर किया गया, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था, तो स्पेशली आपका नागपुर था, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा, बाकी को तो हड़प ही लिया गया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो ये जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का केनिंग था, वायसराय पहला आपका केनिंग हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 1858 के जो अधिनियम से भारत के जो है वो गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। वह जो है क्राउन का सीधा आपका प्रतिनिधि था। उस समय भारत में जो है लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल था, जो इस एक्ट के अनुसार भारत का प्रथम वायसराय बना था। आगे बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों के जो है वो समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो ये जो है वो आपका लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। तो सी आपका सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे डियर। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराए गए थे, किंतु नियमित आपका 10 वर्षों के अंतराल में होने वाली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से प्रारंभ हुई। 1872 की जनगणना को मानते हुए 2011 की जनगणना आपका 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। आगे देखिए, भारत में जो प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1872 में हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। किस जो है वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे, तो एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड मेयो का हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है वो 1869 से 72 की हत्या का रहा है, 72 तक रहा है, कि हत्या जो 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप पे उनके भ्रमण के दौरान एक अफगान अपराधी द्वारा आपका मारकर कर दी गई थी, तो उसी दौरान हुआ था, भ्रमण के दौरान। इसके नाम से भारतीय राजाओं के पुत्र उचित शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की। 1875 में जो है कृषि विभाग की स्थापना हुई और प्रथम जनगणना जो है वो 1872 ईस्वी के जो है वो कार्यकाल का मुख्य कार्य था। चलिए अगला देखेंगे, आपका जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था, तो जॉन लॉरेंस था, तो डी सही हो जाएगा। सर जॉन लॉरेंस 1854 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर के भारत आया। उसके समय भूटान का जो है महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अंततः दोनों पक्षों में समझौता हुआ और अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का जो है वो आपका अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा आपको, ये जो है वो आपका लिप्टन हो जाएगा अफगान के प्रति, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी और अफगानिस्तान के संबंधों में मुख्यतः आपका 3 गवर्नर जनरलों का योगदान है। अफगानिस्तान के विरुद्ध अग्रगामी नीति का जो है प्रारंभ करने वाला लॉर्ड ऑकलैंड, जिसका टाइम पीरियड 1836 से 42 का रहा था। सर जॉन लॉरेंस का 1869 ने जो है वो आपका लॉरेंस का 1869 रहा था। तो जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रामकता की नीति अपनाई। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 ने जो है काट रहा है लिटन का, तो आपका जो है पुनः अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति को लागू किया।
लॉर्ड लिटन ने आकार नीति को जो है वो सूत्रबद्ध करने के लिए 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग का गठन किया। लिटन ने ही 1877 ईस्वी में दिल्ली में जो है वो एक बड़े दरबार का आयोजन कर रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी आपका घोषित किया। किस जो है गवर्नर जनरल ने आकार नीति को सूत्रबद्ध करने में आपका अग्रगण्य कार्य किया था, तो लिटन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। किसने जो है रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था, तो लॉर्ड आपका लिटन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया गया, तो लॉर्ड लिटन के समय था, तो बी सही हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया। लिटन के काल में जो 1877 ईस्वी में सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई। आगे देख सकते हैं कि 1877 में आईसीएस में प्रवेश की आयु 21 से घटा करके आपका जो 19 वर्ष कर दी गई थी, तो आपका सी सही हो जाएगा। 1881 का फैक्ट्री एक्ट जो है वो निम्नलिखित आपका दृष्टि से पारित किया गया था, तो स्पेशली जो है वो आपका पारित किया गया था। किसी भी फैक्ट्री में जो है वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना, ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सके लॉर्ड रिपन के जो है वो समय 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। यह केवल उन जो है वो कारखानों पर लागू होता था जहां आपका 100 से अधिक आपको श्रमिक कार्यरत थे। इसके जो अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य नहीं कर सकते थे तथा 12 वर्ष से जो है कम आयु के बच्चों के लिए काम का समय निश्चित किया गया था और संकटपूर्ण मशीनों पर बाड़ लगाना आवश्यक हो गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। तो आज डियर हम लोग 90 प्रश्नों तक देखे हैं, 91 को अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।